Good morning, kids. Today we will study the next chapter of political science, that is federalism. Now, in this federalism, we will study about the definition and uh, and we will see that how it works in India. Okay, kids. So, first of all, what is federalism? Federalism is a form of system of government in which a written constitution divides the powers of government on a territorial basis. See kids, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम है जो गवर्नमेंट का, जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि आप अपने जितने भी गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो आप अपने पास न रख के जितने भी अदर जो अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं उनके अंदर भी उनको भी आप कुछ पावर्स दे दीजिए. ठीक है, तो अपने पावर्स को डिवाइड करना. बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, पावर शेयरिंग. तो उसी का फॉर्म है ये फेडरलिज्म. जैसे कि आपने डिफरेंट पावर शेयरिंग फॉर्म्स पढ़े थे, तो उसी में वो जो आपने लेवल्स डिवाइड किए थे वही लेवल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो अ डिवीजन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल लोकल गवर्नमेंट. जो नेशनल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स देगा. ओके, नाउ सी, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है. ठीक है, उसी को हमने क्या कहा है, फेडरलिज्म, जिसमें कि जो नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स किसको देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी. और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा उसके बाद, और लोकल लेवल पे जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ है, और म्यूनसिपैलिटी से भी छोटा जो टायर है दैट इज़ ग्राम पंचायत. तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट का या जो पावर्स का फ्लो है दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म. ओके किड्स, नाउ इट हैज़ वन मोर सिस्टम. जैसे कि फेडरलिज्म है वैसे ही यूनिटरी सिस्टम है. यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल पावर के पास ही सारी अथॉरिटीज़ होती है. वो अपने पावर्स को शेयर नहीं करता है, केवल वो इंस्ट्रक्शंस देता है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम होता है. यूनिटरी गवर्नमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये फ्रांस में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ग्रीस में है, पोर्चुगल में है, स्पेन में है, टर्की में है, यूक्रेन में है. तो इन कंट्रीज़ में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि पावर्स डिवाइड नहीं हो रहे, पावर शेयर नहीं हो रहे हैं, पावर सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. So, on the behalf of the definition, we can distinguish between these two, federal government and unitary government. तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पावर शेयर्ड. अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करता है, पॉलिटिकल पावर्स को शेयर करता है, बट यूनिटरी गवर्नमेंट डजंट शेयर द पॉलिटिकल पावर. इट हैज़, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म में क्या है, फ्लैक्सिबल है. फ्लैक्सिबल मतलब चेंजेबल, रिजिड मतलब अनचेंजेबल या नॉट चेंज. देन लास्ट पॉइंट, सेकेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ. फेडरल गवर्नमेंट क्या है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ है. एंड इन यूनिटरी गवर्नमेंट ओनली वन सेट ऑफ लॉ, एक ही सेट ऑफ लॉ होता है. नाउ काइंड्स ऑफ फेडरेशन. अब बच्चों इस बिहाफ पे जो फेडरेशन है इसके भी दो टाइप होते हैं, कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट एंड होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट. नाउ इन कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट एंड सेंट्रल हैज़ इक्वल पावर्स. इसमें सेंट्रल के पास में और स्टेट के पास में इक्वल पावर्स होते हैं. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट एंड सेंटर हैज़ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स. यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है. कहाँ पे, होल्डिंग टुगेदर में. ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड बेल्जियम. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. नाउ किड्स, इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन, under this the independent state come together on their own to form a bigger unit. यहाँ पे क्या होता है,
छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, स्टेट्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं और एक बड़ी यूनिट फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? एक बड़ी यूनिट छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे स्टेट्स में अपने पावर को डिवाइड करती है। दोनों ही जगह अपोजिट है बेटा। देखो, कमिंग टुगेदर में स्मॉल यूनिट साथ आ रही है और एक बिग यूनिट फॉर्म कर रही हैं, और होल्डिंग टुगेदर में अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। एक बड़ी कंट्री अपने पावर्स को डिवाइड कर रही है। जैसे इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया है कंट्री को, और वो पावर्स को भी शेयर कर रहे हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने खुद के अलग पावर हैं, लेकिन वो जो पावर्स हैं वो आ कहाँ से रहे स्टेट के पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आ रहे हैं, ठीक है। और कमिंग टुगेदर में क्या है? छोटी छोटी यूनिट्स हैं, छोटे स्टेट्स हैं, वो साथ में मिल के एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल क्या है? इंडिया एंड स्पेन, बेल्जियम। नाउ किड्स, वी विल सी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है? तो डिवीजन ऑफ पावर। देखो, यूनियन लिस्ट, हम क्या करते हैं? पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं किस बिहाफ पे? यूनियन लिस्ट के बिहाफ पे, स्टेट लिस्ट के बिहाफ पे एंड कंकरेंट लिस्ट के बिहाफ पे। अब हम समझेंगे कि ये लिस्ट क्या होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डिफरेंट लॉ होते हैं, डिफरेंट एरिया होते हैं जिसपे वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट लिस्ट फॉर्म करती है। तो फिर ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या हुई? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आ रहा है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। नाउ इन यूनियन लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट में किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। स्टेट लिस्ट कौन फॉर्म करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ किड्स, व्हाट अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट? अब कॉन्करेंट लिस्ट कौन फॉर्म करता है? कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने डिसीजंस लेती है, दोनों ही इस पे सजेशंस देती हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की जब कंडीशन होती है, मान लो कि मतभेद हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाहती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात होती है वो मानी जाती है। ओके, तो बाय दिस फ्लो चार्ट, बाय दिस डायग्राम यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। कॉन्क्रीट लिस्ट पे दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है, सजेशंस दे सकती है। नाउ इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है? इंडिया, आपको पता ही है कि हम लोग पार्टीशन के बाद में एक नई कंट्री फॉर्म हुए हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग छोटे छोटे स्टेट्स का एक यूनियन है। इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। और हमारी जो कंट्री है फेडरलिज्म के बेस पे है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। ओके, द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर फेडरलिज्म के जितने भी रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। नाउ सी हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म अप्लाई कैसे होता है? सो लिंग्विस्टिक स्टेट। अब क्या किया गया है बच्चों कि द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। न्यू स्टेट वर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। हमने जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद में हम, आपको पता ही है कि वी वर डिवाइडेड इन डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स। अब उन प्रिंसली स्टेट्स को हटा के हम लोगों ने उसको स्टेट्स में डिवाइड किया। तो अब स्टेट्स में किस बिहाफ पे डिवाइड किया? हम लोगों ने राज्य बनाए हैं ना डिफरेंट, बट किस बेसिस पे बनाए हैं? तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए हैं। कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे, कुछ कल्चर के बेसिस पे। जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, इनकी जोग्राफिकल और एथनिक कंडीशंस के बेसिस पे ये जो स्टेट है वो डिवाइड हुए हैं। कुछ स्टेट्स उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। देन लैंग्वेज पॉलिसी, हम लोगों ने क्या किया? इट वॉज द सेकेंड एंड मेजर एज इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज।
क्योंकि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो थी नहीं, तो एज मोर देन 40% पीपल स्पीक हिंदी, मोर सेफ गार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू इट। ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? हिंदी को दी गई। बट देर आर अदर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, स्टेट कैन enjoy इट्स ओन लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो डिफरेंट स्टेट्स को क्या किया गया, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि गुजरात में गुजराती को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, पंजाब को पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है। तो हर स्टेट को उनकी आज़ादी दे दी गई कि आप अपने बिहाफ पे अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको आप ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो। Now, the third one is central state relation. Central government cannot undermine the powers of state or dismiss them. सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, स्टेट के जो पावर्स हैं उनको डिसमिस नहीं कर सकती, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती। डिसमिस उसको ख़त्म नहीं कर सकती है, और अंडरमाइन मतलब कि उसको अंडर वैल्यू नहीं कर सकती, उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। देन कॉलिशन गवर्नमेंट। अब कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है बच्चों? गठबंधन की सरकार। आपको पता है सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट बनती है, तो अगर उसको मेजॉरिटी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पार्टीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट का रिलेशन भी बना हुआ है। नाउ इंडिया में अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ और क्यों हुआ और क्या ज़रूरत पड़ी? किड्स, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। आप लैंग्वेज के बेसिस पे देखो, रिलीजन के बेसिस पे देखो, एरिया वाइज देखो, पॉपुलेशन वाइज देखो, तो हर तरीके से इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब क्योंकि जो भी पावर्स थे वो सेंट्रल से स्टेट तक तो डाइवर्स हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, लेकिन जैसे हमारा महाराष्ट्र है वो जर्मनी से भी बड़ा है, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा है, और इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया इज़ ए लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए जो सेकेंड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि जो स्टेट लेवल है, उससे भी इतनी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। इसलिए एक और रिक्वायरमेंट हुई लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ लोकल लेवल। ठीक है, अब कैसे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कदम उठाए गए? देखो 1992 से पहले हमने बना तो दिया था थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो इतने अच्छे से रन नहीं हो रहा था। दैट वाज नॉट प्रॉपरली इन यूज। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया जिससे कि थर्ड टायर जो है वो मोर इफेक्टिव और पावरफुल हो पाया। अब कैसे और क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शंस। सबसे पहला क्या अमेंडमेंट किया गया कि ये जो इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट पे वो भी रेगुलर होने चाहिए। फिर सीट्स रिजर्व फॉर इलेक्टेड बॉडीज इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ SC, ST एंड OBC। ST, SC और OBC के लिए सीट रिजर्व रखी गई। फिर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन अप्लाई किया गया। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि देखेगी, उनकी रेगुलेटरीज चेक करेगी कि प्रॉपर ये इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनके इलेक्शंस करवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। देन स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू देती थी लोकल गवर्नमेंट को फॉर running the other works. Okay, so this was all about federation and how it is used in India. I hope all these points are clear to you all. If you have any doubt you can ask me in the comment section, but for
more understanding and for taking out more points, you have to go through your book. आपको एक बार चैप्टर रीड करना ही पड़ेगा. Okay kids, so I hope all these points are clear to you. Thank you.